ओके जी। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर। हम इनकम डिटर्मिनेशन पूरा कर लेते हैं, मल्टीप्लायर बाद में देखते हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा दिमाग में घुसे। ओके जी, तो पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा। एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और ये सब क्या था मैंने बताया था, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई सब था। एक्चुअल था कि प्लान था? एक्चुअल था कि प्लान था? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सब प्लान था, ठीक है। एक्स आंटी अप्रोच इसको बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें प्लीज़ याद रखना है इसको। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट अप्रोच जो भी हमने पढ़ी सप्लाई की, सारा प्लान है, कोई एक्चुअल नहीं था, ठीक है। और एडीएस अप्रोच में से सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपकी निकल जाती है, क्योंकि अभी जस्ट अभी हम ये पढ़ते हुए आए हैं। तो हमने बेसिक चीज़ क्या थी, मैंने आपको बताया था इनकम का कुछ हिस्सा आप कंज्यूम करते हो, कुछ हिस्सा आप सेव करते हो, और जो तीसरा हिस्सा आप इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट क्या चल रही थी हमारी पहले चैप्टर में? ऑटोनॉमस। तो कॉप देख लो यहाँ पे ऑटोनॉमस बना हुआ है, ठीक है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? सरकार। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम उतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो वो कब पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है, ऊपर जा रहा होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। प्राइवेट पे ऐसे, अब जैसे मेरे को क्या, मेरा काम बढ़ेगा, अब पिछले सेशन में मेरे को करना था, मेरा काम बढ़ रहा था तो मुझे दूसरा सेंटर खोलना था, तो मैंने जाके टिलर में सारी सब चीज़ें फाइनल कर दी थी। तो ये क्या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है इतना तो करना है, हरिनगर में एक स्कूल होना चाहिए गवर्नमेंट, है ना, एक हॉस्पिटल होना चाहिए वहाँ होने, तो वो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो ये इस तरीके से दिखा गया। एडी क्या था? एडी सी प्लस आई होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये हैशटैग, इसके लिए ऊपर जगह नहीं थी, सॉरी। एडी सी प्लस आई होता है, ए एस सी प्लस आई होता है। एडी इक्वल टू सी प्लस आई, ए एस इक्वल टू सी प्लस आई, सी सी काट दो बच गया आई और एस, तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इसी से निकल जाता है सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो इसी आपके डायग्राम से आप देख सकते हो, ये सेम डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है, और इसी अप्रोच को यूज करके आप सेविंग इन्वेस्टमेंट आप निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये जो अप्रोच है एडीएस और सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहता है आपका? एडी इज इक्वल टू एएस होता है, ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। ये तो अगर चल रहा है इक्विलिब्रियम लेवल पे तो बहुत अच्छी बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं ये अप्रोच बढ़िया है, बट है सब प्लान, ठीक है, सब प्लान है। तो आप अपने आप को अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर समझना, सारे के सारे एज अ प्रोड्यूसर समझना, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उस पॉइंट से। अब इसमें मैंने बोला क्योंकि प्लान है तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम ये जो अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, क्योंकि ये तो खत्म होने वाला है, अगला फाइनेंशियल ईयर आना है, मैं इतनी चीज़ों की डिमांड करूँगा, ठीक है। तो कीरत बोलेगा मैं यार मेरे तो काम बढ़ा हुआ है, तो एक काम करता हूँ, मेरी चक्की पे इतना लगना है, तो मुझे 1 टन गेहूँ की ज़रूरत है, प्लान है, ठीक है। ईशान बोल रहा है कि मुझे 10 फ्लोर और बना के रखने पड़ेंगे, अंकित कुछ बोल रहा है, ठीक है, या दीदी कुछ बोल रहा है, दीदी का आ गया है, सब लोगों का, मेरा अपना आ गया, इस तरीके सब प्लान है, और उस हिसाब से हमें सप्लाई भी है, ठीक है। अब एक जो ग्लिच हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किरण ने प्लान किया है कि मुझे 1 टन गेहूँ चाहिए होगा फॉर एग्जांपल, कि अपने काम करने के लिए महीने का लगा लो या साल का लगा लो, जिस तरीके से, उस हिसाब से सप्लाई भी होनी चाहिए। तो जब एग्रीगेट डिमांड यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में करना चाहता है और मैं अगर सप्लाई कर रहा हूँ गेहूँ, तो वो बराबर बराबर आ गया, तो एडी इक्वल टू एस हो गया, वो एडी इक्वल टू एस हो गया, यानी आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, इस लेवल पे काम कर रहे हो। एजम्पशन लेवल चल रहा है क्योंकि सब प्लान है, तो एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है। ग्लिच हो सकता है, एडी इज ग्रेटर देन एस हो सकता है, ठीक है, एडी इज ग्रेटर देन एस, ये तो 1 टन मांग रहा था, मैं तो 500, 1 टन मांग रहा है, मैं तो 500 किलो देने को तैयार हूँ, ठीक है। एडी इज लेस देन एस हो सकता है, ये मांग 1 टन रहा, जैसे ये मांग 500 किलो है और सप्लाई आपकी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। अब ये तो चलो कॉमन फिनोमिना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 लेवल पे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, कहाँ पे चेंजेस करोगे, इसके लिए इन्होंने समझा रखा है, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चेंजेस आप करते हो, ठीक है, तीनों लेवल पे आपके चेंजेस हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली भी हो जाते हैं, ये आपको डेलिबरेटली करना पड़ता है। जैसे अभी क्या कर रहे हो, अभी इस टाइप का सिचुएशन है, क्या हो रहा है कोरोना काल में, सप्लाई डिमांड नहीं है, सप्लाई आपकी बढ़ी हुई है, जितना लोगों ने बना के रखा हुआ है, सप्लाई भी नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, लोग ले ऑफ कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, सब चीज़ें खत्म हो रही है, कुछ कुछ सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये फॉर्चुनेटली आपके लिए बेनिफिट की बात है कि कोरोना से आपको समझ आ जाएगा। सेम इसी को यहाँ पे लेकर आते हो, इधर से सेविंग इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट जब आप पढ़ोगे तो प्रोड्यूसर मैंने आपको बोला था, आप समझो अपने आप को। अब हाउस होल्ड रुपये समझोगे तो सेव कौन करता है? हाउस होल्ड करते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। हम ही लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं,
बट यहाँ पे ऑटोनोमस है तो हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो एक लेवल हो सकता है प्लान है, मैं चाहता था इतना सेव करूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट चाहती थी इतना इन्वेस्ट करे, वो जब बराबर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग ज़्यादा हो सकती है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग कम भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट से, दोनों चीज़ें हो सकती है। इसी का इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम हमें इस दोनों टॉपिक में समझाना है। डायग्राम एज इट इज यही है, शेड्यूल बुक में आपको बना रखा है। और जैसे आप देखोगे पिछले चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट का कॉलम नहीं था, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कॉलम है। आप देखोगे टेबल 8.1 निकाल लो अपनी बुक में एक बार पहले, फिलहाल फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चैप्टर नया ही है 8। हाँ ये तो आप यहाँ पे देखोगे इनकम हमने टेबल बना रखा था, कंजम्पशन का भी टेबल था, सेविंग का भी था, इन्वेस्टमेंट का भी था। एडी और एएस प्लस करके निकल जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट आपको अलग से दी हुई है। क्यों दी हुई है? देखो यहाँ पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। अब देखो सिंपल सी बात है, आउट एम्प्लॉयमेंट ली क्यों है? आप कुछ भी प्रोड्यूस करोगे, आपको कौन क्या चाहिए होगा? लेबर, लेबर के बिना काम हो सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी ज़्यादा डिमांड आएगी, ज़्यादा लेबर रखोगे, ज़्यादा डिमांड आएगी, ज़्यादा लेबर रखोगे, और कम डिमांड आएगी तो लेबर क्या करोगे? आगे कौन से ये जो अगर समझ आ गया तो इन दोनों में यही करना है बस, इधर सेविंग इन्वेस्टमेंट ये समझ आ जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ समझिए, अच्छा 90% ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा है और एडीएस काफ़ी बार आता है, 6 मार्क्स का फुल प्लेटेड क्वेश्चन आता है। डायग्राम, शेड्यूल और ये 3 एक्सप्लेनेशन आपको करनी पड़ती है वाली, ठीक है, बुक में दी हुई है। पहले इसको समझते हैं क्या करता है, ठीक है। तो मैं पहले थ्योरी आपकी पढ़ देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, सारी कीमसेन थ्योरी है। 2 अप्रोचेज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एडीएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ें, कीमसेन थ्योरी है, याद रखना। अब इसको करने से पहले हमें एजम्पशन समझनी है, ठीक है। सबसे पहले एजम्पशन इसकी समझनी है। तो अब ध्यान से देखना बुक में क्या लिखा हुआ है कि बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट स्टेट द वेरियस असम्पशन मेड इन द डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट ये बात, ठीक है जी। The determination of equilibrium output is to be studied in the context of 2 sector model, that is household and firms। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ रहे हैं। ये तो यहाँ पे बोल रहे हैं हाउसहोल्ड है और यहाँ बोल रहे हैं फर्म्स है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर मॉडल था, आपको याद होगा AD = C + I + G + X - M कराया था मैंने, बट हमने बोला था 2 सेक्टर पढ़ना है तो C + I तक ही रहेंगे, G और X - M नहीं करना था, ठीक है। गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या हो गया, फॉरेन सेक्टर, वो हमने नहीं लिया हुआ। नेशनल इनकम भी हमने 2 सेक्टर में ही पढ़ा था, 2 सेक्टर मॉडल में। फिर उन्होंने बोला है यहाँ पे हम दूसरा एजम्पशन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस, ठीक है। इस पर कोई चेंज इनकम का नहीं आ रहा है, इनकम बढ़ रही है कम हो रही है कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप जैसे भी कैसे करोगे जो ऑलरेडी थी। फिर कहते हैं प्राइस लेवल इज एज्यूम्ड टू बी रिमेन कांस्टेंट। प्राइस लेवल कांस्टेंट होगा तभी आप किसी चीज़ की डिमांड करोगे। अब जैसे क्यों किरण ने बोला मुझे 1 टन गेहूँ चाहिए हर महीने, ठीक है, वो सोच के यार इस प्राइस पे आ रहा है, इस प्राइस पे 1 टन गेहूँ आएगा स्लाइटली और मैं उसको आराम से बेच पाऊँ। अगर प्राइस लेवल में चेंज आ जाएगा तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किरण गेहूँ 10 रुपये किलो खरीद रहा है या 15 रुपये, अगर वही चीज़ 25 रुपये किलो हो जाएगी तो किरण इतनी डिमांड करेगा नहीं करेगा, तो चेंज हो जाएगा। तो प्राइस लेवल इज टू बी कांस्टेंट। फिर ये सब हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। वैसे तो सारा प्लान है पर इनमें शॉर्ट रन में बनाया हुआ है। तो शॉर्ट रन में जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, जैसे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो आपका टाइम पीरियड होता है और दूसरा जो बोलते हैं जहाँ पे वेरिएबल जो इनपुट्स होते हैं आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है दिखता है इनपुट का कोई चेंज इतना ज़्यादा दिखा नहीं रहे हैं, हाँ डिमांड के हिसाब से चेंज हो सकता है, तो हम वेरिएबल्स को कंसिडर यहाँ पे करेंगे। और ये आप कह सकते हो हर महीने इसमें चेंज आ सकता है क्योंकि सब प्लान है, प्लान में तो जितना मर्जी चेंज कर दो हर महीने हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात करी। अब सबसे पहले एडीएस अप्रोच पढ़ेंगे। पहले तो शुरू में इन्होंने बेसिक एक्सप्लेनेशन कर रखी है जो कि डायग्राम की है, ठीक है, वो तो आप अपनी तरह से भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटर्स बना लेना, अच्छे से लिखोगे तो ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। तो कहते हैं कीमसेन थ्योरी के हिसाब से इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल जो इनकम है वो कहाँ डिटरमाइन होती है, विच इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड दैट इज C + I कर्व इज इक्वल टू द टोटल एग्रीगेट सप्लाई दैट इज ES C + S। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल आपका डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है, ये भी पता है। फिर एग्रीगेट डिमांड 2 कंपोनेंट्स हैं, मैंने ऑलरेडी ये समझा दिया। 2 कंपोनेंट क्या है,
सी और आई है। कंजम्पशन हमें निकालना होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ही था, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, ठीक है। और जीरो लेवल पे कंजम्पशन क्या होता है, हमें करना ही होता है, उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है डायग्रामेटिकली हिसाब से, इट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, तो इनकम आउटपुट ये है। तो आप ये देख लो, ये वाला कर्व एडी का है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, ठीक है जी। फिर इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया, ऑल्दो यहाँ नहीं लिया है, हमें इसके लिए समझना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ बताई। तो AD इक्वल टू C प्लस दिखा दिया, AS आपका कंजम्पशन प्लस सेल ही है, इन्होंने बताया कि इसको हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, तो उसको आपको नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है, जो हमने शुरू में पढ़ा था, ये याद रखना, नेशनल इनकम भी है हमारा। क्यों है? क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देते हो, यही सारा खर्चा मार्केट में होता है, जो उनकी इनकम बनती है उसी को आप इनकम लेवल पे कैलकुलेट करते हो तो नेशनल इनकम बन जाता है, ठीक है जी। ये बताया। अब इसका डायग्राम आप इसका देख लो, इक्विलिब्रियम जो है ADS अप्रोच का बना हुआ है, तो स्केड्यूल हम लोग बाद में देखते हैं, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन आप इसको आराम से लिख सकते हो, वही इन्होंने यहाँ पे भी बात लिख रखी है। सबसे पहले जैसे लिख रहा है, E जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और which is the desired spending on consumption and investment exactly equals the level of output. OY जो है, जैसे यहाँ पे इसने OY शो कर रखा है, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ठीक है, या इसको आप वो भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट, तो मतलब इस लेवल पे आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो एक तरीके से। फिर उन्होंने बोला है इक्विलिब्रियम लेवल, जो पीछे बताई हुई है, ये जब सिचुएशन आ रही होती है, ठीक है, इसका नाम याद रखना, ये जब सिचुएशन आएगी इसको हम लोग इफेक्टिव डिमांड के नाम से भी जानते हैं, इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डिमांड। प्लीज ये लिख लेना, क्योंकि ना कभी कभी आपसे एक दो मार्कर में इफेक्टिव डिमांड पूछ लेते हैं अलग से कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज द सिचुएशन of effective demand. Effective demand refers to the level of AD which becomes effective because it is equal to AS, because it is equal to AS, इसलिए इफेक्टिव डिमांड बोला। तो मतलब मार्केट में जो भी डिमांड आ रही है जिस तरीके से, उस पर ऑलरेडी सारे प्रोड्यूसर सप्लाई करने को तैयार है, सप्लाई करने, इसलिए इसको इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे कि भैया लोगों की जरूरत पूरी पूरी हो रही है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताया। और कहते हैं अगर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई डेविएशन होता है, ठीक है, when planned spending at AD is not equal to planned output, then a process of readjustment will start in the economy and the output will tend to adjust up and down until AD and AS are equal again. और ये क्वेश्चन जो यहाँ पे ये ग्रे बॉक्स में लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये जो एग्जैक्ट लाइन है, ये 6 मार्कर का क्वेश्चन आपका 2018 के पेपर में आया हुआ था, ठीक है, कि ADS में अगर कोई बदलाव आ रहा होता है तो चेंजेस आप कैसे इसको रीएडजस्ट करोगे उसके बारे में बताया। तो AD ग्रेटर देन AS भी हो सकता है, AD लेस देन AS भी हो सकता है, ठीक है, AD लेस देन AS। अब अगर ठीक है, सॉरी, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अब अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा और लेस होगा तो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिकली अपने आप को समझो, मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर बन जाओ, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा आ रही है, आप लोगों ने डिमांड जो है एज ए प्रोड्यूसर ज़्यादा कर रही है और सप्लाई नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे आप? अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड मार्केट में ज़्यादा आ रही है, सारे प्रोड्यूसर डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो रही है, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर को क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, बट आउटपुट इंक्रीज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? लेबर चाहिए, बस यही है, ठीक है, इतना सिंपल सा इसका प्राइस इंक्रीज पहले बढ़ाओ तो सही, प्राइस इंक्रीज करके तो उतना ही पूरा होएगा ना। जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा आ रही है तो प्रोड्यूस तो ज़्यादा करोगे ना, उसको करने के लिए आपको लेबर चाहिए, तो वही उन्होंने बताया। अब रीएडजस्टमेंट कैसा हो रहा है ध्यान से सुनना, व्हेन AD इज मोर देन AS, तो AD इज मोर देन AS, पहला एज इट इज जो लिखा हुआ है वही लिखना है कि यहाँ पे देखो खत्म हो रहा है, अगले पेज पे जाकर हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे वैसे एक्चुअली में खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये जो बुक का पार्ट है। AD is more than AS क्या कह रहा है? When planned spending is more than planned output, that is AD is more than AS, it means that consumer and firm together would be buying more goods than firms are willing to produce. यानी हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? हम सारे लोग जो है डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फर्म्स जो है डिमांड बहुत ज़्यादा कर रही है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो AD आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे जो AD है, ये जो लेवल है AD is
ग्रेटर देन ए एस है, ये वाला लेवल, क्योंकि ए डी देखो ज़्यादा है, ए एस पीछे, ये जो है ए डी लेस देन ए एस। आई बात समझ? ये आपको कभी कभी मार्क करने के लिए ना आ जाए तो ये याद रखना कौन से वाला लेवल है, ठीक है। मैंने इकट्ठे नहीं लिखा ताकि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ए डी इज ग्रेटर देन ए एस यहाँ पे, ए डी इज लेस देन ए एस यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, एज अ रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजाइन लेवल। अब देखो सिंपल सी बात है, कमिंग बैक टू फिर वही कीरत वाला जो एग्जांपल मैंने दिया। कीरत ने बोला मेरे इस साल की 12 टन की डिमांड है, हर महीने की 1 टन हो गई, 12 टन गेहूँ की डिमांड है। अब उसने डिमांड करी, मैं सप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसने तो डिमांड करी है, प्लान इन्वेंट्री डिजायर्ड लेवल से इन्होंने क्या बोला है, एज अ रिजल्ट द प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। तो मैं सप्लाई करने वाला तैयार हूँ, मेरे पास नहीं है 12 टन, या कुछ भी नहीं हो सकता पॉसिबल, या हो ही नहीं सकता किसी तरीके से पॉसिबल। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब होता क्या है देखो, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, फर्म्स वुड रिसोर्ट टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट आउटपुट लेवल O by where AD becomes equal to AS and there is no further tendency to change। तो इसका 12 टन अगर मेरे को पूरा करना है तो मैं बोलूँगा चलो एक खेत मेरे पास और है, मैं गेहूँ उगा देता हूँ, अगले 4-5 महीने में जो फसल उगती है मैं आपको दे दूँगा उठा के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक खेत में लेबर ज़्यादा लगाऊंगा, एक खेत में पैसा ज़्यादा लगाऊंगा, जैसे ही बढ़ जाएगा इसकी इकोनॉमी की पूरी डिमांड भी दी जाएगी और यही पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर से इधर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से अगर वापस आना है तो आप इस साइड मूव हो जाओगे, क्योंकि आपको आना इक्विलिब्रियम पे अल्टीमेटली। और इसका उल्टा क्या होएगा, ठीक है। तो ये बताया भाई एडी इज लेस देन एस, तो एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड कम आ रही है। मैं 12 टन करने को तैयार हूँ, ये बोल रहा है मुझे 5 टन ही चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल इकोनॉमी को देख के चल रहा है। मैं 12 टन देने को तैयार हूँ, बोल रहा भाई 5 टन देखो, मैं नहीं लूँगा 12 टन। अब इसमें क्या होगा, मेरा सप्लाई बढ़ गया, उसको मेरे को निकालना होगा। इस केस में क्या होगा, मैंने तो कीमत के लिए खेत लिया था, खेत पे हटा दिया, मेरे को नहीं चाहिए थे, वापस कर दिया, मान के चलो रेंट पे, और लेबर मैंने बोला 10 लेबर लगेगी, भाग जाओ भाई, मेरे पास काम नहीं है, छोड़ दो। और जब तक वो ऑटोमेटिकली इस यहाँ तक नहीं आ जाएगा तब तक मैं जो है प्रोड्यूस कम ही करूँगा, कम करूँगा, आउटपुट खत्म कर दूँगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दूँगा, जब तक मैं यहाँ पे नहीं आ जाता। इसकी एक्सप्लेनेशन एडीएस लेस देन की ये है। आई बस मैं तो पढ़ देता हूँ। AD is less than AS, it means that consumers and firms together will be buying less goods than firms are willing to produce। मैं 12 टन दे रहा था, किरण ने 5 टन की डिमांड करी, एज अ रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वुड राइज, मेरी इन्वेंट्री 60 टन से बढ़ गई। अब मैं क्या करूँगा, जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फर्म प्लान्स टू डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट लेवल आउटपुट OY, AD becomes equal to AS and there is no further tendency to change। ठीक है। अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैम ने भी बताया होगा, अभी लेटेस्ट में हमने गाड़ी चेंज करी है, तो गाड़ी लेके गए, Hyundai का जो वर्कशॉप है, जो फैक्ट्री है, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई में एक्चुअली, ठीक है, वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या था, चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं थी, लेबर नहीं थी, सब चीज़ें नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि एक तो प्लान इन्वेंट्री बढ़ा हुआ था, पीछे का बिकेगा नहीं तो नया प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, तो उन्होंने ले ऑफ कर दिया। तो क्या हो रहा है, जो ऑर्डर, जैसे क्या है, प्रियांशी ने गाड़ी का ऑर्डर दिया, उसने बोला मुझे क्रेटा चाहिए, अंकित ने गाड़ी, तो यही ऑर्डर एग्जैक्टली लग रहे हैं, वो सरप्लस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर रहे थे। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुआ तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना शुरू कर दी, तो दोनों स्टेजेस में काम कर रहे थे। एडी लेस पहले जब नहीं था तो ग्रेटर देन वो रखा था, आ गया तो लेस देन हो गया, इस तरीके से। आई बस, तो इस तरीके से आप करोगे, प्लान इन्वेंट्री राइज हो जाएगी, इसको खत्म करने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट खत्म कर देंगे, जब तक जो है हम यहाँ पे ना पहुँचे। ये चीज़ बताइए, क्लियर है ये बात, क्लियर समझ आ गई होगी। अदिति नींद आ रही थी, वो उमासी लेते हो तो शक्ल तो दिखते नहीं है, पर आपको भी नजर आता है। क्लियर है, इतना ही कराऊँ या आगे से इन्वेस्टमेंट में बता दूँ? बहुत है, तो इसके साथ पैरेलल ही चल रहा था। तो एक काम करें, ठीक है, अगर 5 मिनट तो 5 मिनट दे दो, मतलब थोड़ा सा, या रोक, मैं एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का, ठीक है जी। तो बस ये लास्ट टॉपिक है, ये भी एग्जैक्टली 6 मार्कर का है, ये भी एग्जैक्टली 6 मार्कर का। मैंने आपको बताया था ये ज़्यादातर यही पोर्शन आता है, इसमें भी वही कहानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। इधर से आप इधर मूव होते हो, तो यहाँ से आप ऐसे मूव होते हो, आपको आना इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है। तो ये सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इस केस में क्योंकि हमें यहाँ पे अपना मेन खेल खेलना है,
ये चीज़ बताइए मुझे। अब इसमें बेसिकली क्या है, देखो दो विजन हैं, दो व्यूज़ लेके चल रहे हैं। सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। सिंपल सी बात है, सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर क्या उसमें रहेगी। एक इंसान जैसे हम इकॉनमी में सोच रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए अगले साल लोग सेव करने की सोच रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी लोग जो है ऑटोनॉमस जो है 10,000 करोड़ की होनी है। तो जब ये बराबर बराबर आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब इन्होंने बोला दो, एक तो सिचुएशन क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, सेविंग इज ग्रेट जो है ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तीन तरीके से हम लोग इसको देख के चल सकते हैं। अब अगर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, पहले हम लोग देख के चलते हैं ये वाली सिचुएशन। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो लेस देन इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होगा, यानी लोग सेव्स कम कर रहे हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हो। तो आप क्या गुड्स प्रोड्यूस कर करके रखे जा रहे हो। तो टेकिंग बैट पे हम कीरत के पास आते हैं दोबारा। कीरत 10-10 किलो की और 5-5 किलो के आटे की पूरी बना बना के रखे जा रहा है। कीरत आटा, कीरत आटा, कीरत आटा, अब वो बढ़ना जाएगा। ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेविंग लोग जो है इस तरीके से कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो होता क्या है, कहते हैं प्लान सेविंग इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कायदे से हमें तो वही करना है कि इक्वल लाना है। इट मीन्स दैट हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर। सेव तो नहीं कर रहे, तो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कीरत आटा भेजे जा, फिर वो दोबारा आटा घर पे मेहमान आ गए 10 किलो और भेजो। ठीक है, तो ये चीज़ चली आ रही है। तो हाउस होल्ड इज कंज्यूमिंग मोर and saving less, then the firms are expected to them। तो एक देखो सिंपल सी बात है, किरत को मैंने बोला किरत 50 किलो आटा बेचो, खत्म हो गया सर, दूसरी दुकान से मंगाओ। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। अब ये बोल रहा है उधर से भी मंगाया, उधर भी खत्म हो गया। तो क्या हो रहा है, इकॉनमी शायद या एक लेवल पे वो शायद पूरा नहीं हो पाता। फर्म्स बोलते हैं इनको सेव करना चाहिए, नहीं तो खर्चा करे जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही है। तो टेकिंग बैक टू यही वाला एडी वाला जो है, डिमांड आपकी ज़्यादा आ रही है एप्लीकेशन में। इस केस में क्या होगा, इन्वेंट्री को डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए फर्म को इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच। अब बढ़ा दोगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, आउटपुट बढ़ाओगे, तो उस केस में यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये चीज़। और वाइस वर्सा, सेविंग इन्होंने बोला है इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, ये वाला केस। तो इफ प्लान सेविंग इज मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, तो क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड पैसा ज़्यादा सेव कर रहे हैं, फर्म बोल रहे खर्चा करो भाई साहब, आप बचा बचा के रखे जा रहे हो। इस टाइम सिचुएशन हो रही है, तो लोग जो है जेब से पैसा नहीं खर्च कर रहे, फर्म जो है ऑटोमेटिकली सब बना बना के रखे। घर नहीं बिक रहे लोगों के, गाड़ियाँ नहीं बिक रही लोगों की, फ़ोन नहीं बिक रहे, कपड़े नहीं बिक रहे, लोग डिस्काउंट पे डिस्काउंट ले रहे हैं। रेस्टोरेंट के खाने की डिमांड ज़रूर आई है, जो वो सबसे ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री जो है डिजायर्ड लेवल से बढ़ जाएगी। अब उसको खत्म करने के लिए ऑटो इकोनॉमी में घर बढ़ गए, गाड़ियाँ बढ़ गई, कपड़े बढ़ गए, सब चीज़ें ऑटोनॉमी बढ़ी हुई है। सो टू क्लियर द इंक्रीज अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फर्म्स वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। हम उसमें क्या कर देंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, जब तक यहाँ पे गाड़ी में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटर वाला है, ग्रेटर से नीचे हो गए, इधर से उधर जाओगे, ये बस अप्रोच यही वाली है। बस इसको तरीका प्रेजेंट करने का जरूरी है। यहाँ पे आपको कंज्यूमर के जो हाउस होल्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इधर आपको पूरा ओवरऑल देख के चलना है। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा चैप्टर नहीं था, आधा ही है। ठीक है, इसमें अभी अप्रोचेज बची है, और इनफैक्ट आगे इसके न्यूमेरिकल्स का भी पोर्शन है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच। इसमें से किसी को कुछ पूछना है, यहाँ तक क्लियर है, निशान क्लियर है भाई, पक्का? ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। आप लोग आए सुबह सुबह तरोताज़ा होके।